बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैट्रिक क्लास न्यू फिज़िक्स के हवाले से नई वीडियो के साथ हाजिर हैं और आज हम इंशाल्लाह यूनिट 20 न्यूक्लियर स्ट्रक्चर के एमसीक्यूज़ को सॉल्व करने वाले हैं। तो फर्स्ट एमसीक्यूज़ जो आपके सामने आ रहा है वो है द अल्फ़ा रेडिएशन इज़। अल्फ़ा रेडिएशन के बारे में बता दें क्या है। स्ट्रीम ऑफ फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स, अ फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हाईली आयनाइजिंग देन गामा रेडिएशन, ठीक है, और मोर पेनिट्रेटिंग देन बीटा रेडिएशन। तो इनमें से एक तो ये कि ये फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन की स्ट्रीम नहीं होती, बल्कि ये 2 न्यूट्रॉन और 2 प्रोटॉन के साथ एक हीलियम का एटम होता है, ठीक है। तो ये तो सही नहीं हो सकता। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन भी नहीं कह सकते हम इसको, और बीटा रेडिएशन से मोर पेनिट्रेटिंग भी नहीं होती, कम पेनिट्रेट करती है, लेस पेनिट्रेटिंग होती। तो हाईली आयनाइजिंग जो है वो ज़्यादा सही है यहाँ पे, बल्कि सही यही है, हाईली आयनाइजिंग देन गामा रेडिएशन, ठीक है। इसलिए कि इसका मास ज़्यादा होता है, लिहाजा इसको हम ऊपर डिस्कस भी कर चुके हैं कि ये आयनाइजेशन जो है इसकी तेज़ होती है। ये ज़रा ज़्यादा फासले से भी अगर एटम से गुजरे तो वहाँ आयनाइजेशन पैदा कर देती है, चार्ज पैदा कर देती है, ठीक है। जबकि इसकी निस्बत बीटा और गामा रेज को जो है वो कहना चाहिए कि बहुत ज़्यादा करीब से गुजरना पड़ता है, ठीक है, आयनाइजेशन के लिए। रेडियो एक्टिव nuclide emits beta particle, the atomic number proton of the nucleus। एक बीटा पार्टिकल जो है वो बीटा नेगेटिव पार्टिकल जो है वो इमिट करता है एक रेडियो एक्टिव न्यूक्लाइड, ठीक है। तो ये याद रखते हैं कि जब बीटा नेगेटिव पार्टिकल जो है वो इमिट करता है तो मास नंबर 1 से इंक्रीज होता है, और जब बीटा पॉजिटिव पार्टिकल को वो करता है तो मास नंबर नहीं, एटॉमिक नंबर जो है, क्योंकि इसी का पूछा है, एटॉमिक नंबर जो है वो कहना चाहिए डिक्रीज करता है। उसकी वजह ये है कि बीटा नेगेटिव में जो है न्यूट्रॉन प्रोटॉन बनता है, तो एटॉमिक नंबर बढ़ जाता है 1 से, जबकि बीटा पॉजिटिव में जो है वो प्रोटॉन न्यूट्रॉन बनता है, तो लिहाजा एटॉमिक नंबर खुद ब खुद जो है वो कम हो जाता है। एटॉमिक मास तो सेम रहता है दोनों में, लेकिन एटॉमिक नंबर 1 से इंक्रीज या डिक्रीज होता है। तो यहाँ ये सही है, ठीक है। और ये बीटा नेगेटिव है तो इसमें इंक्रीज होगा, बीटा पॉजिटिव में डिक्रीज होता है, ठीक है। अच्छा जी नंबर 3 आपके पास है अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट इमिट्स अ पार्टिकल फ्रॉम द न्यूक्लियस ऑफ वन ऑफ इट्स एटम्स, ठीक है। एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है जो एक पार्टिकल इमिट करता है फ्रॉम न्यूक्लियस ऑफ वन ऑफ इट्स एटम, अपने न्यूक्लियस से। द पार्टिकल कंप्राइजेस 2 प्रोटॉन्स 2 न्यूट्रॉन्स। द नेम ऑफ दिस पार्टिकल इज अल्फा एमिशन, ठीक है। ये जो पार्टिकल है ये अल्फा है, इसलिए कि अल्फा के अंदर 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं जो कि हीलियम का एटम बना लेता है, ठीक है। अच्छा जी नंबर 9 आपके पास अ रेडियो एक्टिव डीके कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, ठीक है। तो इसमें जो डीके हो रहा है अगर आप देखें तो एटॉमिक नंबर जो है वो कहना चाहिए कि इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपके पास आएगा वो बीटा पार्टिकल आएगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन आएगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन या पॉजिट्रॉन आएगा, आई थिंक इसमें इलेक्ट्रॉन आएगा, ठीक है। तो बहरहाल इलेक्ट्रॉन हो या प्रोटॉन पॉजिट्रॉन हो, दोनों जो हैं वो बीटा पार्टिकल हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बीटा पार्टिकल आएगा, ठीक है। द टाइप ऑफ रेडिएशन दैट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन अक्रॉस एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज, एंड जो इलेक्ट्रिक फील्ड में सीधी लाइन गुजर जाए, कोई चार्ज नहीं रखती, किसी तरफ डिफ्लेक्ट नहीं हो, तो वो गामा रे है, ठीक है। अ पाउडर कंटेन्स 100 mg ऑफ रेडियोएक्टिव मटेरियल दैट इमिट्स alpha particles. The half-life of the isotopes is 5 days. The mass of isotope that remains after 10 days will be, ठीक है। 100 mg का रेडियोएक्टिव मटेरियल है और 5 डेज उसकी हाफ लाइफ है। 10 दिन के बाद ये कितना बचेगा, तो 10 डेज हैं, 10 डेज में इसकी 2 हाफ लाइव्स आ जाती हैं, ठीक है। तो हम उस हाफ लाइफ का जो है पावर लेंगे, ठीक है, और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल अमाउंट से, ठीक है, जो 100 है, ठीक है। ये तो ये आपके पास आ जाएगा 1/4 मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है।
फिर 4 से हम कैंसिल करें, ये आपका कैंसिल हो जाएगा, यहाँ आपके पास जो आ जाएगा 25। तो आपका सही आंसर जो है वो है 25 mg। ठीक है। नंबर 7 आपके पास है द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी इन द स्टार्स इज। तो स्टार्स के अंदर जो है वो मेन सोर्स ऑफ एनर्जी जो है वो न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। वहाँ फ्यूजन बहुत ज़्यादा हो रही होती है, जिसकी वजह से जो है वो एनर्जी बहुत ही ज़्यादा कहना चाहिए कि उसके अंदर प्रोड्यूस हो रही होती है। नंबर 8 आपके पास है द स्प्लिटिंग ऑफ अ हैवी न्यूक्लियस इनटू ए स्मॉलर न्यूक्लियाई इज कॉल्ड। हैवी न्यूक्लियस जो है स्मॉलर न्यूक्लियाई में जो कन्वर्ट होते हैं वो फिजन कहलाता है। ठीक है। अच्छा जी, और अगर स्मॉलर न्यूक्लियाई हैवी न्यूक्लियाई में जाए तो वो फ्यूजन का प्रोसेस होता है। ठीक है। अ प्रोसेस इन विच टू लाइट न्यूक्लियाई कंबाइन टू फॉर्म हैवी न्यूक्लियस, यही आ गया यहाँ पे, ये आपका न्यूक्लियर फ्यूजन हो जाएगा। ठीक है। नाउ नंबर 10 आपके पास है विच रो शोज द नेचर एंड पेनिट्रेटिंग एबिलिटी ऑफ बीटा पार्टिकल्स। ठीक है। एक तो ये कि बीटा पार्टिकल्स जो हैं वो हीलियम नहीं होते, इलेक्ट्रॉन या पॉजिट्रॉन होते हैं। ठीक है। तो ये दोनों तो बिल्कुल निकल जाएंगे। अब आप यहाँ देखेंगे तो बीटा पार्टिकल्स हैं, तो उसमें जो आपके अल्फा पार्टिकल्स होते हैं उनकी पेनिट्रेटिंग पावर कम होती है, तो वो थिन शीट ऑफ पेपर से गुजर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। बीटा पार्टिकल्स की निस्बतन ज़्यादा पेनिट्रेटिंग पावर होती है, गामा से तो कम होती है लेकिन निस्बतन इससे ज़्यादा होती है। तो अ फ्यू शीट ऑफ फ्यू एम ऑफ एल्युमिनियम से जो है ये गुजर जाएंगे, यही आपका सही आंसर है। ठीक है। बीटा पार्टिकल्स की पेनिट्रेटिंग एबिलिटी बताने के लिए। नंबर 11 आपके पास है कंपेयर्ड विद अल्फा पार्टिकल्स एंड बीटा पार्टिकल्स एंड गैमा पार्टिकल्स, गैमा रेज। अच्छा, कंपेयर्ड विद अल्फा पार्टिकल्स एंड बीटा पार्टिकल्स। ठीक है। अल्फा और बीटा पार्टिकल्स के मुकाबले में गैमा रेज क्या होती हैं? आर अ टाइप ऑफ रेडिएशन टू कैरी अ चार्ज। नहीं, इनका चार्ज नहीं होता। हैव द मोस्ट सिग्निफिकेंट आयनाइजिंग इफेक्ट, ये भी नहीं होता। ठीक है। आयनाइजिंग इफेक्ट सबसे ज़्यादा अल्फा का होता है। हैव द मोस्ट सिग्निफिकेंट पेनिट्रेटिंग इफेक्ट, ये हो सकता है। डी भी देख लेते हैं। हैव द मोस्ट नेग्लिजिबल मास, तो ये भी सही नहीं है। सही जो आपका है कि इसकी पेनिट्रेटिंग पावर जो है इन दोनों के मुकाबले में ज़्यादा होती है। ठीक है। नंबर 7 आपके पास है टू सेवर हेल्थ हैजर्ड्स काज्ड बाय रेडियोएक्टिव एमिशंस आर। क्या क्या होता है रेडियोएक्टिव एमिशंस में? कैंसर ये हो सकता है, जेनेटिक चेंज ये भी हो सकता है, डीप साइटेड बर्न्स ये भी हो सकता है। ऑल ऑफ दिस मीन्स कि ये डी जो है वो सही है, क्योंकि तीनों चीज़ें इसका सबब बन सकती हैं। ठीक है। रेडियोएक्टिव मटेरियल्स शुड बी हैंडल केयरफुली। विच सेफ्टी मेजर डज नॉट रिड्यूस द रिस्क ऑफ यूजिंग रेडियोएक्टिव मटेरियल। रेडियोएक्टिव मटेरियल को एहतियात से यूज़ करना चाहिए। तो इन 4 चीज़ों में से कौन सी चीज़ ये है कि जिसके करने से आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा रेडियोएक्टिव मटेरियल के असरात से बचने के लिए? ए, कीपिंग द मटेरियल अ लॉन्ग डिस्टेंस। तो लॉन्ग डिस्टेंस यानी जितने डिस्टेंस हमें चाहिए उससे उतना दूर रखें तो हम बच सकते हैं। कीपिंग द मटेरियल एट लो टेम्परेचर, ये याद रखें, यही सही आंसर होगा। यूजिंग लेड स्क्रीनिंग, लेड में भी आप रखें तो उसकी जो है असरात कम हो सकते हैं। यूजिंग द मटेरियल फॉर अ शॉर्ट टाइम, जितना कम से कम यूज़ करें ये भी एहतियात की चीज़ है, लेकिन ये सही नहीं है। कीपिंग द मटेरियल लो टेम्परेचर से रेडियोएक्टिव मटेरियल्स को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। न मैग्नेटिक पावर उनको वो करती है, असर करती है, ना इलेक्ट्रिक पावर उनको असर करती है। ठीक है, कि वो कितना निकलें। ठीक है। और इसी तरह कहना चाहिए कि ना टेम्परेचर उन पर असरअंदाज होता है, वो अपना काम जो है वो रेडियोएक्टिव मटेरियल डीके का करते रहते हैं। ठीक है। नंबर 14 अ साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट्स यूजिंग अ सील्ड सोर्स दैट इमिट्स बीटा पार्टिकल्स। एक सील्ड सोर्स यूज कर रहा है जो बीटा पार्टिकल्स जो है वो इमिट करता है। द रेंज ऑफ द बीटा पार्टिकल्स इन एयर इज अबाउट 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर तक जो है वो जा सकता है। द प्रिकॉशन दैट इज मोस्ट इफेक्टिव, द प्रिकॉशन जो है जो मोस्ट इफेक्टिव है साइंटिस्ट को इन रेडिएशन से बचाने के लिए, वो क्या हो सकती है? हैंडलिंग द सोर्स विद लॉन्ग टोंग्स। हाँ, 30 सेंटीमीटर तक या इससे ज़्यादा के लंबे टोंग हों, चिमटे हों,
तो ये जो है ये ठीक है, ये हो सकता है। कीपिंग द टेम्परेचर ऑफ द सोर्स लो, टेम्परेचर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता तो ये नहीं हो सकता। ओपनिंग ऑल विंडोज़ इन द लेबॉर्ट्री, नहीं, इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, रेडिएशन बहरहाल असर करेगी। वॉशिंग हिज हैंड्स बिफोर लीविंग द लेबॉर्ट्री, ये प्रिकॉशन हो सकती है, लेकिन सही प्रिकॉशन जो है वो ये है नंबर 1 कि क्योंकि 30 सेंटीमीटर तक उसकी रेडिएशंस जा रही हैं, तो उसको चाहिए कि वो 30 सेंटीमीटर से लंबा जो है वो टोंग इस्तेमाल करे और उनको उठाकर जो है अगर कहीं रखना है तो रखे। द सेफेस्ट वे टू डिस्पोज ऑफ अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ रेडियो एक्टिव वेस्ट इज, किसी भी रेडियो एक्टिव वेस्ट की बड़ी क्वांटिटी आपके पास है तो उसको डिस्पोज करने का, उसको ख़त्म करने का सही तरीक़ा क्या है? burying it in a dry rock deep underground, ठीक है, ज़मीन के अंदर उसको दफन कर दिया जाए, हाँ ये हो सकता है। देखें आगे क्या है। वॉशिंग इट इन द ड्रेन, हाँ पानी में धोने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बर्निंग इट ऑन फायर, आग से धोने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ड्रेनिंग इट इनटू द सी, पानी में डालने से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सही यही है कि ज़मीन में दबाने से उसका जो है असर कम से कम हम कर सकते हैं, उसको डिस्पोज कर सकते हैं। तो ये था आपके यूनिट 20 के MCQs, ठीक है। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। लास्ट चीज़ आपकी रह जाएगी बुक की। इंशाल्लाह आपकी फ़िज़िक्स जो है उसके डिमॉन्स्ट्रेशन लेसन्स ख़त्म हो जाएंगे और इम्तहान की तैयारी करेंगे इंशाल्लाह। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।